दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं। ये टॉपिक चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल से निकल करके आता है और यहां पे आज हम बात करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझ लेते हैं आने वाले 10 मिनट के अंदर। इस वीडियो लेक्चर को देख लेने के बाद आपसे कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसे इजीली कर देंगे, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। कई बार 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है और कई बार एमसीक्यूज में भी इसके क्वेश्चन देखे गए हैं। तो बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल का मतलब है कि यहां पे ऐसी सरफेस, ऐसी एक 3D सरफेस जहां पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट रहे, मतलब प्लेस टू प्लेस उसकी वैल्यू वेरी ना करे। आ रही है बात समझ में? अगर आप देखें कि यहां से कोई चार्ज है और उस चार्ज के किसी r डिस्टेंस दूर कोई भी q चार्ज है प्लस q चार्ज है, उससे r डिस्टेंस दूर आप लोग जानते हैं कि जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो होती है kq बाय r। क्या होती है? kq बाय r। लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ा जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम आगे जाएंगे, पोटेंशियल क्या होता जाता है? गिरता जाता है। पोटेंशियल की वैल्यू 1/r के प्रोपोर्शनल हुई, मतलब r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई। इसीलिए r की वैल्यू बढ़ने के साथ पोटेंशियल ऑटोमेटिकली क्या होगा? गिरने लगेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरने लगेगा। लेकिन हमारे पास हम कुछ एक ऐसी सरफेस आपको दिखाएंगे जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि भैया यहां पे तो पोटेंशियल सेम है। मैं बात कर रहा हूं एक स्फेयर की। मैं क्या बात कर रहा हूं? एक स्फेयर की। और अगर हम ये देखें कि एक पॉइंट चार्ज है, एक छोटा सा चार्ज है, या एक क्यू चार्ज है, क्यू पॉजिटिव चार्ज है, उस चार्ज की वजह से उसके चारों ओर क्या बनने लगती है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगती है और उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड्स में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनने लगते हैं। अब वो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो, मान लेते हैं ये एक चार्ज इसके सेंटर पे रखा गया है, ये एक स्फेयर है, चार्ज इसके अंदर कहीं अंदर की तरफ सेंटर के ऊपर चार्ज रखा गया है। अब सेंटर के ऊपर जब चार्ज रखा गया है तो सेंटर से क्या निकलेंगी? फील्ड लाइंस निकलेंगी। सेंटर पे रखे हुए चार्ज से क्या निकलेंगी? फील्ड लाइंस। और वो फील्ड लाइंस जब इस सरफेस को क्रॉस करेंगी तो हमेशा वो उसके क्या होंगी? परपेंडिकुलर। क्लियर है? जैसे कोरोना की आपने तस्वीर देखी होगी, उस पे जो स्पाइक्स थे वो क्या थे? उसके कोविड के जो स्पाइक्स थे, उसके वायरस की जो स्पाइक्स थे वो क्या थे? परपेंडिकुलरली बाहर निकले हुए थे। यहां से परपेंडिकुलर, यहां से भी परपेंडिकुलर, हर जगह से क्या निकलेगी? ये फील्ड लाइंस क्या निकलेंगी? परपेंडिकुलर। क्लियर है? और इन परपेंडिकुलर निकलती हुई, इन बाहर की और रेडियली आउटवर्ड आती हुई फील्ड लाइंस को ये जो सरफेस है ये कट कर रहा है, ये परपेंडिकुलरली कट कर रहा है। क्लियर है? इसीलिए ये चीज क्या हो गई? सरफेस की क्या हो गई? परपेंडिकुलर। और इस सरफेस पे सेंटर से आप कहीं से भी चले जाइए, सेंटर से आप कहीं पे भी चले जाइए, सेंटर से आप चाहे यहां आ जाएं, सेंटर से आप चाहे यहां आ जाएं, सेंटर से आप चाहे यहां, चाहे कहीं भी चले जाएं सेंटर से, आपको रेडियस कितने मिलने वाली है? r। और अगर रेडियस r मिलेगी तो v की वैल्यू क्या होती है? kq बाय r। तो अगर r कांस्टेंट हो गया तो ऑटोमेटिकली जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया बच्चों? कांस्टेंट हो गया। और पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाने की वजह से उसी सरफेस को, जो मैं आपको इतनी देर से ये स्फीयर दिखा रहा था, इस स्फेरिकल 3D सरफेस को ही हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जो मैटर रेडी है उसमें बात करते हैं। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ए 3D सरफेस। समझ में आ गया? बॉल देखी। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ए 3D सरफेस। समझ में आ गया? बॉल देखी। ठीक। विद अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। समझ में आ रहा है भाई? पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस। सरफेस के किसी भी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू पता करेंगे तो kq बाय r आएगी। और r क्या रहेगी? रेडियस है, और रेडियस क्या रहती है? कांस्टेंट। रेडियस तो सरफेस की क्या रहेगी? हमेशा ही क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो बस for a single charge q the potential is given by v is equals to 1/4 pi epsilon naught q by r। 1/4 pi epsilon naught को k भी लिख सकते हैं, तो हम इसे यहां से v is equals to kq by r भी यहां से लिख सकते हैं। ठीक है? अब इसका क्या मतलब है? kq by r का क्या मतलब है? दिस शोज दैट
दिस शोज दैट v इज अ कांस्टेंट इफ r इज कांस्टेंट। ये बोल रहा है कि भैया v कांस्टेंट रहेगा अगर r कांस्टेंट रहेगा। thus इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज आर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस। जो पॉइंट चार्ज है उसके चारों ओर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? स्फेरिकल बन रहे हैं। छोटा स्फेयर, फिर बड़ा स्फेयर, फिर और बड़ा स्फेयर, फिर और बड़ा स्फेयर। तो ये स्फेयर उस चार्ज को क्या कर रहे हैं? घेर रहे हैं। इस चार्ज को क्या कर रहे हैं? घेर रहे हैं। यहां देखिए, ये पहला, ये सर्कल नहीं है, आप इसको 3D ही समझें। ये सर्कल नहीं है, मैंने ये सर्कल नहीं बनाया है, समझ में आ रही है बात? मैंने ये स्फेयर बनाया है, फिर ये वाला एक और स्फेयर बनाया है, ये वाला एक और स्फेयर बनाया है, और इस चार्ज को घेरे हुए हैं ये स्फेयर्स, ये सरफेसेस, ये स्फेयर जैसी दिखने वाली सरफेसेस, यही क्या हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। लेकिन ये किसके लिए? एक चार्ज के लिए। किसके लिए? एक चार्ज के लिए। चलो बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की, जो कि हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से डायग्राम्स हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक ये डाइपोल का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने वाला डायग्राम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझाता हूं। देखो, अब सबको पता है डाइपोल क्या होता है कि भैया एक छोटा सा प्लस क्यू चार्ज और छोटा सा माइनस क्यू चार्ज जब आपस में एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट किए जाएंगे तो इस सिस्टम को क्या बोल देंगे? डाइपोल बोल देंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि डाइपोल से निकलने वाली जो फील्ड लाइंस हैं, डाइपोल में फील्ड लाइंस कैसे बनाते हैं हम? चैप्टर 1 में हमने डाइपोल में फील्ड लाइंस बनाना सीखा। तो डाइपोल से फील्ड लाइन बनाते हैं तो प्लस से डाइपोल, प्लस के पॉइंट चार्ज से उसकी फील्ड लाइंस को निकालते हैं और माइनस पे टर्मिनेट करते हैं। तो ये गई, ये गई, ये गई और ये एक और गई। समझ में आ रही है? यहां से निकल रही है, यहां से निकल रही है, यहां से आ रही है, यहां से आ रही है। समझ में आ रही है बात? यहां से एंटर करके यहां निकल गई, मतलब प्लस से क्या कर जाती है? यहां से आ जाती है। समझ में आ रही है? प्लस से जा रही है, माइनस पे आ रही है, प्लस से जा रही है, माइनस से आ रही है। ठीक है, क्लियर है? तो ये प्लस से क्या करेंगी? जाएंगी, और ये हमेशा माइनस पे क्या करेंगी? आएंगी। आ रही है बात समझ में? माइनस पे क्या करेंगी? आएंगी, और प्लस से हमेशा जाएंगी। तो प्लस से हमेशा जा रही है, माइनस पे हमेशा आ रही है। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि जो ये जो डाइपोल है, इसके सेंटर पॉइंट पे अगर हमें कोई सरफेस बनाने के लिए बोले, सेंटर पॉइंट पे अगर हमें कोई सरफेस बनाने के लिए बोले, तो हम सेंटर पॉइंट पे कैसे सरफेस बनाएंगे? ये क्या है भैया? ये एक 3D सरफेस है। क्या है ये? एक 3D सरफेस। तो इसके किसी भी पॉइंट पे आप जाओगे, यहां देखो, यहां बनाया है मैंने माइनस क्यू, यहां बनाया है प्लस क्यू, और मैं एक ये ऐसी सरफेस बना देता हूं, ये एक ऐसी सरफेस बना देता हूं 3D, यूं अंदर की ओर, प्लेट कटी हुई है अंदर की ओर। तो उसके किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो आप हमेशा आपको डिस्टेंस क्या मिलेगी? सेम। चाहे यहां से देखोगे, ये भी डिस्टेंस क्या मिलेगी? सेम। ये भी आर मिलेगी, ये भी आर मिलेगी। मान लो ये R1 है तो ये भी R1 मिलेगी। समझ में आ रही है बात? इस पॉइंट से चाहे यहां चले जाओ, इस पॉइंट से चाहे यहां चले जाओ, तो आपको क्या मिलेगी? सरफेस सेम मिलेगी। रेडियस क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। डिस्टेंस क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। तो क्या हो चुका है? पोटेंशियल सेम हो चुका है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। तो आपको कैसे बनानी है? एक डैश 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 सीधा प्लेन बना दिया। ये लाइनें नहीं है, ये प्लेन है, यूं यूं करके प्लेन है ये। क्लियर है? दो डाइपोल के दो चार्जेस ऐसे हैं और ये यूं है, कट कर रही है। ठीक, एक ये बना दी, एक थोड़ी सी घुमा के, थोड़ी घुमा के, थोड़ी और घुमा के, फिर घूमते 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 ये क्या हो जाएंगी? गोल हो जाएंगी। घूमते 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 ये क्या हो जाएंगी? यहां से गोल हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। डाइपोल का डायरेक्ट पूछा जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए या फील्ड लाइंस को बनाइए। क्लियर है? इसमें दोनों क्लियर हो गए आपके। अच्छा, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन की ओर जा रहा है, जैसे मेरी अंगुलियां जा रही है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वी स्पेस्ड होती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? आपकी इक्वी स्पेस्ड होती है। दोनों के बीच में क्या रहता है? गैप सेम रहता है और पैरेलल होती हैं और स्ट्रेट होती हैं, तब हम उन्हें कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये वाली जो ब्लैक लाइन मैंने 3 बनाई है, ये क्या है बच्चों? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है बच्चों? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को काटती हुई सरफेसेस बनानी है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को काटती हुई सरफेसेस बनानी है, तो ऐसे सरफेस बना दी, काटती हुई सरफेस बना दी, ताकि हमेशा जो पोटेंशियल जो इक्विपोटेंशियल की जो सरफेस है, इस सरफेस का परपेंडिकुलर निकल के आए। किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। हमेशा सरफेस कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। चाहे वो टेस्ट चार्ज से निकली हुई फील्ड लाइंस होंगी, चाहे छोटे चार्ज से, चाहे बड़े चार्ज से, किसी भी चार्ज से निकली हुई फील्ड लाइंस हमेशा उस सरफेस से क्या निकलेंगी? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स निकलेंगी। क्लियर? अब आपसे कई बार पूछा जाता है कि भैया कोई लीनियर चार्ज है, मान लो कोई लेंथ के ऊपर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये एक लेंथ है L और इस पे प्लस 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 चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके अराउंड क्या बनाइए? इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए। तो इसके अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है हमें, कैसे करके? हमें सिलेंडर बनाना है। यहां पे बनाना है एक लाइन, यहां पे बनाना है एक सर्कल और ज्वाइन करना है। तो क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर, फिर एक और सिलेंडर, फिर एक और सिलेंडर। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे सिलेंडर बनने लगेगा। ये देखो, ऐसे सिलेंडर बनने लगेगा। क्लियर?
पहला सिलेंडर ऐसे बन जाएगा, दूसरा सिलेंडर और तीसरा सिलेंडर, तो ये सिलेंड्रिकल शेप बनेगी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू लीनियर चार्ज, और ये क्या होंगे स्फेरिकल, ये क्या होंगे आपके कॉन्सेंट्रिक, ये क्या होंगे कॉन्सेंट्रिक, आपके क्या होंगे सिलेंडर, हाँ कॉन्सेंट्रिक क्या होंगे सिलेंडर्स होंगे, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स बनेंगे किसके, लीनियर चार्ज के कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स बनेंगे। ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके क्या बनेंगे, यहाँ पे ये प्लेन्स बनेंगे, सरफेस बनेंगे जो कि परपेंडिकुलर होंगे। अब हम कुछ बात करते हैं यहां से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछी जाती है और बहुत सारे एग्जाम्स में आपको लिखने के लिए बोला जाता है, तो कम से कम 4-5 प्रॉपर्टी आपको क्या रहे यहां से याद रहे, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी तो भैया आप समझ गए होंगे कि जब पोटेंशियल इक्वी है, इक्वी पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल इक्वल है, तो पोटेंशियल अगर इक्वल है तो किसी भी दो पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा तो उनका डिफरेंस कितना होगा भाई, जीरो होगा। तो डिफरेंस अगर जीरो होगा तो हम कह देंगे कि डेल्टा वी क्या होगा, जीरो ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा जीरो होगा, इंग्लिश में लिख देना और मैथ्स में भी लिख देना, ठीक। इफ डेल्टा वी इज इक्वल्स टू जीरो, अब आप जानते हैं डेल्टा वी अगर जीरो हो जाएगा तो जो डेल्टा वी है वो है वर्क डन पर चार्ज। डेल्टा वी क्या है, वर्क डन पर चार्ज। वीडियो अपलोड है, आप जाके देख लीजिए पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पे। प्लेलिस्ट में 12th क्लास की और 10th क्लास की प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं कि वहां पे वर्क कैसे निकालते हैं या पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर चार्ज। तो पोटेंशियल अगर जीरो है तो भैया वर्क भी क्या होगा, जीरो। तो वर्क भी क्या होगा भैया, जीरो होगा। कहां, हर जगह नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो जीरो है, इस वजह से वर्क भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड देखो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर से वही बात आ गई कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो इससे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, देखो इससे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी भैया, परपेंडिकुलरली सरफेस के निकलेंगी। यहां से भी ऑटोमेटिकली क्या है, परपेंडिकुलर है। और यहां से भी क्या है, जब भी किसी ऐसे ये पोटेंशियल से फील्ड लाइन निकलेंगी, ये कैसी निकलेंगी भैया, परपेंडिकुलर निकलेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो फील्ड लाइंस होती हैं वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। चौथा, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मान लेते हैं कि अगर वो दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लग गई तो क्या प्रॉब्लम होगी। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक्सप्लेन योर आंसर, एक्सप्लेन योर थ्योरी। तो हम कहेंगे कि भैया अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लगेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लगेंगी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को तो केवल एक दिशा में ही बताया जा सकता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लगेंगी तो इस सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। और अगर मैं इस पॉइंट पे इसी पॉइंट पे जो दोनों का कॉमन पॉइंट है उस पे कैलकुलेट करूंगा तो इस डायरेक्शन में आएगी। तो मतलब दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। आ रही बात समझ में आपको कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होती है फील्ड लाइंस। अब फील्ड लाइंस किसके परपेंडिकुलर होंगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी या इस सरफेस के, क्योंकि एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे स्पेस में किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन केवल एक डायरेक्शन में ही हो सकती है, एक दिशा में ही हो सकती है, सारी दिशाओं में नहीं हो सकती है। क्लियर है, एक पॉइंट पे एक दिशा में होगी, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अंडरस्टैंडिंग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज क्रूशियल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर आप यहां से इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझते हैं तो ये क्रूशियल पॉइंट है आप लोगों के लिए, किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। वहां पे चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। एज इट हेल्प्स विजुअलाइज ई एंड वी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को विजुअलाइज करने में आपकी हेल्प करेगा। इट सिंप्लीफाइज कैलकुलेशंस, ये कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करेगा। यहां से इन्वॉल्विंग चार्ज मूवमेंट, चार्ज मूवमेंट के साथ में जो कैलकुलेशन हमको जो नेक्स्ट चैप्टर में करनी पड़ती है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत रोल है। लॉरेंज लॉ भी वहां पे पढ़ते हैं कि जब किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में भी और किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में एक साथ रख दिया जाता है तो यहां से क्या होता है, उस चार्ज के साथ क्या होता है। क्लियर है, ये सब बातें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। वीडियो लेक्चर मैंने 12th क्लास के टॉपिक वाइज अपलोड कर रखे हैं, 11th के बहुत जल्दी आने वाले हैं और सारी क्लासेस के फिजिक्स के और मैथ्स के वीडियो लेक्चर्स आपको जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।